हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑटोकैड। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 10th के साइंस 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। स्टूडेंट्स आई होप आपने इससे पहले का लेक्चर देख लिया हो, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, आपने जाके पहला लेक्चर देखना, लेक्चर नंबर 1 देखना, देन लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करना। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 2। हमने आपको पहले एक रिवीजन लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको याद होगा तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या रहते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस देखी थी हमने रेस्पिरेशन में 2 लेवल देखे थे, बॉडी एंड सेलुलर। फिर सेलुलर में भी हमने 2 टाइप्स देखे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और लास्ट लेक्चर में हमने लार्जली एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है क्या और किसमें होता है। तो पहले तो देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जीवित नहीं रह सकते। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जीवित नहीं रह सकते तो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं, वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका ये मतलब नहीं कि प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। चलिए देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, मैं यहां लिखता हूं ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है स्टूडेंट, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको पता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलिसिस। मैंने बताया ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेकिंग। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज का क्या बनता है, ग्लूकोज का बनता है पायरुविक एसिड। ग्लूकोज का क्या बनता है, पायरुविक एसिड। अब स्टूडेंट्स का सवाल, आपका सवाल ये आएगा सर इसमें और एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्क क्या है। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, सिर्फ यहाँ ध्यान दो, टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। चलो क्या देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें भी ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड बन रहा था। अब आपको पता है ग्लाइकोलिसिस यानी क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था और पायरुविक एसिड बन रहा था, अग्री। और यहाँ पे भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और पायरुविक एसिड बन रहा है। लेकिन सवाल आता है कि यहाँ पे कैसा ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट। कैसा ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट। मतलब जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। कैसा ऑक्सीडाइज होता है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। क्या होता है, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू गिव पायरुविक एसिड। ऑब्वियसली कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो बहुत सारा पायरुविक एसिड बनेगा नहीं, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ इसका मतलब कम पायरुविक एसिड बनेगा, समझे। अब सर आपने बोला एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम मतलब बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं लेते, तो ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज के लिए भी तो ऑक्सीजन लग रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन कहां से आया। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन साइड में रखो, ये पढ़ने के लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से कंपैरिजन करना पड़ेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि हम ग्लूकोज ले रहे थे, सी थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, C6H12O6 हम ग्लूकोज ले रहे थे, हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ रहा था और उसके अलावा हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे थे, याद है आपको। लेकिन अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये लोग ये बाहर का ऑक्सीजन नहीं लेते, बाहर से ऑक्सीजन, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं लेते। अगर सर एनवायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं लेते तो ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कैसे होता, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। सही बात है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। डजंट मैटर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इनकम्प्लीटली भी हो रहा है, यानी थोड़ा ऑक्सीजन तो चाहिए ना, लेकिन ऑक्सीजन आएगा कहां से सर। तो ये एनएरोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी एनारोबिक प्रोसेस करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, वो ये वाला बाहर से एनवायरमेंट से तो ऑक्सीजन नहीं लेते, तो ये हटा देते हैं। तो सर उनको ऑक्सीजन मिलता कहां से है, उनको ऑक्सीजन मिलता है ये वाला ऑक्सीजन, मतलब जो कंपाउंड उनके अंदर रहता है उससे ही उनको ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब जो बैक्टीरिया अपने से अंदर पहले से ग्लूकोज ले चुके हैं, ग्लूकोज के अंदर भी तो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। तो ये कंपाउंड जो एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर का ऑक्सीजन यूज करते हैं
और ग्लूकोज को ही इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं। जरूरी है कि ग्लूकोज का नहीं, सुक्रोज का बोलो, फ्रुक्टोज का बोलो, अलग अलग कंपाउंड्स हो सकता है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीजन कंपाउंड के अंदर का ऑक्सीजन अगर लिया तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कंपाउंड के अंदर का ऑक्सीजन नहीं लिया और हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर बाहर, वापस से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हम हमारे कंपाउंड के अंदर का ही ऑक्सीजन यूज करते क्या? नहीं, हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ह्यूमंस एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका मतलब हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले रहे, वो क्या कर रहे हैं, जो ग्लूकोज के अंदर या फ्रुक्टोज के अंदर जो उनके अंदर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन था उसको ही यूज कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे वापस आते हैं, तो जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। किस वजह से हो रहा? यहाँ पे पायरुविक एसिड बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज, याद रखना। और पायरुविक एसिड के बाद एक प्रोसेस होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, स्टूडेंट्स याद रखना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन की वजह से, पायरुविक एसिड के फर्मेंटेशन की वजह से हमें अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हमें मिलते हैं, मतलब बैक्टीरिया को मिलते हैं। ये वो वाले एल्कोहल की बात नहीं हो रही, वो भी इसी प्रोसेस से बनता है, लेकिन वो बात अलग है, टॉपिक फॉर अनदर डे। चलो इस पे ही बात करते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, लिख भी देता हूं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए मेरे बच्चों, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में जी नहीं सकते, वो क्या करते हैं? ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन की वजह से। लेकिन वो बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले रहे, तो उनका ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? ग्लूकोज में से ऑक्सीजन आ रहा है या दूसरे कंपाउंड में से ऑक्सीजन आ रहा है। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हुआ वो कैसा हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से पायरुविक एसिड कम मिला, और ये पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है और बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अल्कोहल। सर सिर्फ अल्कोहल बनता क्या? नहीं स्टूडेंट्स, इसके साथ CO2 भी बनता है, और साथ में हमको मिलता है इंपॉर्टेंट पार्ट ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। अब आपको याद होगा, अगर हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, लिख देता हूं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे हम, तो मैंने बताया था ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीडाइज होता है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, 6 H2O मिलता और प्लस 38 ATP मिलती। यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यानी इतनी सारी एनर्जी, और यहाँ पे ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यानी इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि कौन सी प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट है? ये वाली प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ 38 ATP मिल रहे हैं, क्या ये वाली प्रोसेस जिसमें सिर्फ 2 ATP मिल रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन ये ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही, इसमें कम एनर्जी मिल रही है। तो ये प्रोसेस कौन करता है? ये प्रोसेस करते हैं कुछ बैक्टीरिया, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और साथ ही में अगर बात की जाए तो ये प्रोसेस है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है। कैसे सर? मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो बहुत से स्टूडेंट्स जिम जाते होंगे, जिम में वर्कआउट कर रहे, मस्त डंबल उठा रहे, वर्कआउट कर रहे। अभी आपके एज में जिम जाना सही बात भी नहीं है, लेकिन ठीक है मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि कोई आपने देखा होगा, या फिर आप बहुत भाग रहे हो, स्कूल में रेस में हिस्सा लिया, मैराथन में हिस्सा लिया, अब भाग रहे हो। अब क्या हो रहा है? आप जब भाग रहे हो तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ी है, आपके मसल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ी हो, और आप और मैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो हम एनर्जी हमको प्रोड्यूस करना है, तो हम कहाँ से करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे और वो कन्वर्ट होकर हमें ATP मिल रहा है। लेकिन जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा वर्कलोड करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी कम पड़ते जाती है, एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही तो कम पड़ रही है। तो अब एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। अब इसकी तो लिमिट है नहीं, कितना ऑक्सीजन लेंगे एरोबिक के थ्रू, कितना ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारे बॉडी के मसल्स शुरू कर देते साथ ही में एनएरोबिक रेस्पिरेशन। साथ ही में क्या शुरू करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे करते हैं बताता हूँ, ये हटा रहा हूँ।
तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमारे मसल्स क्या शुरू कर दिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे मसल्स के सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलिसिस होता, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता और बनता पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता और बनता है लैक्टिक एसिड। कहाँ बनता है लैक्टिक एसिड, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा है, हमारे मसल्स में। वापस से सुनो स्टूडेंट्स, हम जब बहुत भाग रहे हैं, हमें एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी, हमारे मसल्स क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज था उसका वो ग्लूकोज इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज हुआ, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ और हमारी बॉडी में अल्कोहल बनेगा, क्या टून हो जाएंगे सब। तो अल्कोहल की जगह हमारी बॉडी में क्या बनता है, मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के पास एक्यूमुलेट होता है और इसी की वजह से आपके हाथ और पैरों में या मसल्स में दर्द होता है। समझे स्टूडेंट, कभी आपने बहुत खेल लिया, बहुत कूद लिया, बहुत मस्ती कर ली, बहुत भागा दौड़ी करी, तो आप बोलते हो ना मम्मी मेरे पैर बहुत दुख रहे। तो क्यों दुख रहे, लैक्टिक एसिड की वजह से दुख रहे, क्योंकि आपके मसल्स ने क्या किया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन किया। अभी कभी घर पे आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा, कभी मम्मी ने बोला बेटा मेरे आज पैर बहुत दुख रहे, पैर दबा दे, तो मम्मी को पैर दबाने से पहले ये पूरी कहानी समझा देना। मम्मी वैसे ही बोल देंगे बेटा तू रहने दे, बोर मत कर, तू अपना काम कर। कितना अच्छा आइडिया है। नहीं नहीं बेटा, पेरेंट्स की सेवा करना भी अच्छी बात है। तो ये था स्टूडेंट्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखने वाली दो बातें जो मैं अंडरलाइन कर देता हूं। तो दो बात क्या है स्टूडेंट्स, एक तो है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा, और लेकिन वो ग्लाइकोलिसिस कैसा हो रहा, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा। दूसरी बात याद रखना है कि ये फर्मेंटेशन हो रहा। ये दो बातें आपने याद रख ली है स्टूडेंट्स, तो आपका हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया, आपका कुछ नहीं बचा। समझे, तो ये था एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दो बातें याद रखनी है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का हम यूज करके बहुत सी चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पे टेबल दिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल दिख रहा है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का हम यूज करके, देखो राइट साइड में दिख रहा है अल्कोहल लिखा हुआ, तो हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करके अल्कोहल बना सकते हैं। किसका यूज करके बनाए, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाए, ईस्ट का यूज करके। आपने 9th में पढ़ा था ईस्ट एक टाइप का फंजा है, तो ईस्ट का यूज करके हमने क्या किया, माइक्रो अल्कोहल भी बना सकते हैं। फिर हम अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे विनेगर हो गया, विटामिन हो गया, जो आपको बीच केस में दिख रहा होगा, राइट है, ये भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बना सकते हैं। और आप भी अगर लेफ्ट साइड में देखोगे इस फ्लो चार्ट के लेफ्ट साइड में, तो आपको लिखा दिख रहा होगा लैक्टिक एसिड, उसके नीचे लिखा दिख रहा है एरिथ्रोसाइट्स एंड मसल सेल्स। तो ये एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, 9th में पढ़ा हमने, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ये क्या हुआ, लैक्टिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस हुआ, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में एंड मसल सेल्स में। ये था एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टेबल स्टूडेंट्स। और मैं साइड हटता हूँ, ये देखो, ये भी हमने वही तो बनाया, सिर्फ इसमें एक इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज वर्ड ऐड कर दिया ताकि यह हमें याद अच्छे से रहे। तो ये था स्टूडेंट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो वर्ड याद रखने की जरूरत है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, फर्मेंटेशन, और आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन खत्म। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अब स्टूडेंट्स आपने पिछले 2 साल से ये वर्ड तो बहुत सुन रहे हैं, एटीपी, और आपने सुना, ये पढ़ा भी है कि ये एनर्जी करेंसी है, बेसिकली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। एटीपी का मैं फुल फॉर्म बोलूंगा, पूछूंगा तो आपको स्टूडेंट बताओगे भी क्या है स्टूडेंट्स एटीपी का फुल फॉर्म। आप बोलोगे सर इतने इजी आंसर, इतने इजी क्वेश्चंस मत पूछा करो, हम बहुत होशियार बच्चे हैं। मैं बोलूंगा बताओ, तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स एटीपी का फुल फॉर्म क्या बोलोगे आप बोलोगे सर एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। मैं बोलूंगा स्टूडेंट 100% राइट है, आपने बोला एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 100% राइट। लेकिन अब देखना है कि ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा है। चलो देखते हैं। ये जो है एडिनोसाइन, इसके अंदर 2 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है स्टूडेंट्स, 2 चीजें। मैं बता देता हूं क्या क्या। पहली चीज होती है स्टूडेंट्स एडेनिन, ADENINE, एडेनिन। बहुत से लोग इसको एडेनाइन भी बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग याद रखने के लिए, ठीक है, ऐसा बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। एडेनिन। एंड सेकंड चीज होती है राइबोस। क्या होती है, राइबोस। तो एडिनोसाइन में क्या है, एडेनिन है और राइबोस है। ट्राइफॉस्फेट को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। तो एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मैं बताता हूँ। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पहले तो एक हेक्सागोन, अच्छा ब्लू कलर की पेन से बनाते हैं हम, ठीक है चलो।
पहले तो एक हेक्सागोन और उसमें अटैच एक पेंटागन। तो मैं ब्लू कलर की पेन से बनाता हूँ। ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर, हेक्सागोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे बहुत ही अजीब सा बना, थोड़ा और अच्छी कोशिश करते हैं हेक्सागोन बनाने की स्ट्रक्चर। हाँ सबके साथ होता है, टेंशन मत लो। तो ये है हेक्सागोन और इसके साथ ही एक पेंटागन भी है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ये तो हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब बना रहा हूं मैं राइबोस का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? एडेनिन का। ये एडेनिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और इसको अटैच है राइबोस मॉलिक्यूल। तो राइबोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा है? राइबोस क्या है? राइबोस भी एक पेंटागन है जो इस इधर से अटैच है। तो पेंटागन कैसा है? ये बॉन्ड है, यहां से अटैच है एक पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 साइड, 1 2 3 4 5 साइड। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर, ये राइबोस का स्ट्रक्चर। तो ये हमने बना दिया एडिनोसाइन, ये बना दिया हमने एडिनोसाइन। अब आते हैं ट्राइफॉस्फेट पे स्टूडेंट्स। ट्राई का ये जो वर्ड है ट्राई, इसका मीनिंग क्या होता है? 3। ट्राई मतलब 3, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मीन्स 3। अब ये वर्ड आ रहा है फॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब कहां से आया? फॉस्फोरस से आया। तो फॉस्फेट ग्रुप्स है, इसमें कितने ग्रुप्स है? 3 ग्रुप्स है। इसका मतलब स्टूडेंट एडिनोसाइन को 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। चलो वो बनाते हैं। यहां पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है, 1 2 3। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इतना सा नहीं होता है, अलग सा होता है। तो आप आपकी बुक में डायग्राम में देख सकते हो। मैंने क्या किया, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया, ये राइबोस का स्ट्रक्चर बनाया और ये बनाया 3 फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए नाम पड़ गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कभी कभी नहीं होते रहता है, हमारी बॉडी में भी चलते रहता है। ये बॉन्ड्स है ना, जो फॉस्फेट बॉन्ड्स है ना, इनके बीच में रहती है एनर्जी। क्या रहती है? एनर्जी। तो ये है ना बॉन्ड जब ब्रेक कर जाता है, ये तीसरा जो फॉस्फेट है वो ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ से रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे सर आप, ठीक है करेक्ट कर देता हूँ, एनर्जी। तो यहीं से हमको मिलती है एनर्जी। तो ये था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो ट्राई की जगह क्या हो जाएगा? 2 फॉस्फेट ग्रुप यानी डाई। तो ये बन जाएगा एटीपी से बना। ये जब एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बन जाता है एडीपी। मतलब क्या? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। आप देख रहे होंगे आपके बुक में ऐसी बैटरी बनी है, ऐसा सेल बना है ना, और आपके इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि एटीपी में ना पूरी फुल बैटरी है। आपके मोबाइल में कैसी फुल बैटरी दिखती है, तो ऐसे एटीपी में पूरी फुल बैटरी है। और एडीपी की अगर आप बात करो तो एडीपी में ना बैटरी बहुत लो है, क्योंकि इस तरह से क्या हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप चला गया, इसमें इतनी एनर्जी बची क्या? नहीं, थोड़ी बैटरी कम है ना। तो एटीपी में एनर्जी बहुत थी, फिर एटीपी ट्राइफॉस्फेट में से ये एक ग्रुप हट गया, ये एक ग्रुप ब्रेक हो गया, एनर्जी निकली, तो वो क्या बन गया? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बन गया। और स्टूडेंट्स यही था आपका स्ट्रक्चर एटीपी का। कितना इजी है, आपको चाहिए तो आप आपकी फेयर बुक में इसको कॉपी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट? एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपाउंड्स। मतलब क्या कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूड कंपाउंड्स है उनसे हमें एनर्जी कितनी मिलती है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी रिसेंटली। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स पहले तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनता किन से है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं ग्लूकोज से, या फिर मैं कहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये बात अभी हमें नहीं पढ़नी। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनता है, ये बात अलग है। लेकिन सर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिलती है? कोई बात नहीं, बता देता हूँ स्टूडेंट्स। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अच्छा पूरा नहीं लिखते, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी। कितनी का एनर्जी दे रहा है? 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें एनर्जी कितनी मिल रही है? 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए तो 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी मिली, है ना। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमें इंपॉर्टेंट है। अब सर हम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते गए तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत सारी प्रोड्यूस होते ही जाएंगी क्या? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जो हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, यानी ज्यादा का कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में आ रहा है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो मैं वो लिख देता हूं, एक्सेस ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो गया उसका क्या होता है, ये एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन, क्या हो रहा है, स्टोर्ड इन लीवर, लीवर या मसल्स, अरे मसल्स की स्पेलिंग मसल्स, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन लिवर और मसल्स। किस फॉर्म में स्टोर होता है सर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक कंपाउंड है, तो हमने अगर एक्सेस ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी क्या करती है उसको स्टोर कर देती है, कहां पे स्टोर करती है, लीवर और मसल्स में। कौन से फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन एक ऐसा कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट करके, ये कंपाउंड में कन्वर्ट करके लीवर और मसल्स में स्टोर कर देता है। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फूड कंपाउंड हमें पढ़ना है वो है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की भी बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन्स का डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, प्रोटीन्स जब डाइजेशन शुरू होता है तो बनते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स बोलो या अमाइनो एसिड्स बोलो, एक ही बात है, अमाइनो एसिड्स, समझे। अब आपकी बुक में एक वर्ड दिया है मैक्रोमोलिक्यूल, ये वर्ड का मीनिंग मैं समझाता हूँ। देखो हमको एक वर्ड का मीनिंग तो पता है माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, तो मैक्रो का मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा, है ना, ये छोटा तो वो बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो प्रोटीन क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है। बड़ा मॉलिक्यूल मतलब सर ये बड़ा मॉलिक्यूल जो प्रोटीन है मैक्रो मॉलिक्यूल, इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। सर किस चीज के छोटे मॉलिक्यूल्स है, अमाइनो एसिड्स के स्टूडेंट्स, मतलब अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके कुछ अलग कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम प्रोटीन। अरे ये एफ दिख रहा है तो इसको बोलेंगे हम प्रोटीन। तो जब अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम प्रोटीन, बड़ा मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है सर, ये तो आपने बात बता दी है। अब मुझे बताओ सर कि प्रोटीन से हमें एनर्जी कितनी मिलती, तो वो भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, डरने की कोई बात नहीं। अगर हमने 1 ग्राम प्रोटीन खाया, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सॉरी स्टूडेंट ब्लैक पेन से यूज करते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी। सेम इसका भी 4 किलो कैल, इसका भी 4 किलो कैल, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी। और इसी रीजन की वजह से बैलेंस डाइट होना जरूरी है स्टूडेंट्स। हम बोलते हैं ना बैलेंस डाइट चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए, मतलब लिपिड्स मतलब फैट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने कंज्यूम किया तो कितनी एनर्जी, 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी, ये बात खत्म। अब बात आएंगी सर एक्सेस ऑफ प्रोटीन का क्या होता, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा हो गया तो क्या, लिख देता हूं, एक्सेस ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें, एक्सेस ऑफ प्रोटीन की, तो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन हो गया, ज्यादा अमाइनो एसिड्स हो गए तो क्या होगा, बॉडी उस प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगी अमोनिया में, प्रोटीन को कन्वर्ट करी किस में क्या कन्वर्ट किया, अमोनिया में। और अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद ये अमोनिया हमारे बॉडी से डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब एक्सेस प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन ले लिया ना अगर हमने तो हमारी बॉडी से डिस्कार्ड होता है, जितनी जरूरत है उतना यूज होगा, बाकी तो हमारी बॉडी में से डिस्कार्ड हो जाएगा। सर डिस्कार्ड कैसा होगा, थ्रू यूरिन, यूरिन में अमोनिया होता है, यूरिन में जो बैड स्मेल होती है ना, गंदी सी स्मेल आती है यूरिन में, इट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया। जो फाउल स्मेल होती है इट इज बिकॉज ऑफ अमोनिया। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी से डिस्कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन की जरूरत है, तो हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन स्टोर भी करके रखती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड, अलग से ब्लैक पेन से लिख लो, इन फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करके रखती है बॉडी। प्रोटीन जब जरूरत रहती है उसको फॉर्म, कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ये प्रोटीन का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज में, प्रोटीन का जो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिख देता हूं, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ये प्रोटीन से ग्लूकोज बन रहा है। कभी कभी हमारी बॉडी सोचती है कि हमें एक्सेस प्रोटीन की जरूरत है, तो क्या किया, प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया, और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रोटीन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये था स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन। अब देखो एक और बात बताना है,
अमाइनो एसिड्स, हमें अभी तक 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पता है। कितने टाइप ऑफ? 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। और ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड से कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते हैं, और ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके जो काम रहता है वो अपना काम करते हैं। अब देखो, जैसे हमारे बालों में और नेल्स में कैरेटिन होता है, तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ग्रुप बना के कैरेटिन बनाए और हमारे हेयर और नेल्स बने। सर ऐसा कैसे होता है अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स, आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 अल्फाबेट है, ABCD अप टू Z। तो ये 26 अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हो, ह्यूमन बींग्स तो लाखों वर्ड बना सकते हैं, ये 26 अल्फाबेट्स को यूज करके लाखों इंग्लिश वर्ड्स है। तो ऐसा ही 20 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से भी तो बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं, है ना? तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन अलग अलग टाइप के बॉडी पार्ट में यूज में आते हैं। ठीक है, आपको चार्ट दिया है वो एक बार देख लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड कंपोनेंट की तरफ। अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के फूड कंपाउंड पे, जो है लिपिड्स। लिख देता हूं क्या है नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड कंपाउंड? इट्स कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स है क्या सर? सर लिपिड्स है, मैं बताता हूं लिपिड्स है। लिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय स्पेशल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। बोलने का मतलब क्या है, ये फैटी एसिड्स और ये अल्कोहल, इन दोनों के बीच में मैंने स्पेशल बॉन्ड बना दिया तो वो क्या बन जाएगा? लिपिड बन जाएगा। मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बनाओ तो वो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है लिपिड्स। बेसिकली लिपिड्स डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। क्या में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स। और इसकी भी बहुत ज़रूरत रहती है, हमें बहुत अलग अलग जगह फैटी एसिड्स का भी ज़रूरत पड़ती है। सर अब लिपिड से कितनी एनर्जी मिलती है ये तो बताओ। बताता हूँ स्टूडेंट, सब्र रखो। तो 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स गिव यू 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी दे रहे? 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी। समझ में आया? तो 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी मिल रही है 1 ग्राम लिपिड से। लिपिड्स, जब हमारी बॉडी में हम लिपिड्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, बेसिकली लिपिड्स क्या रहते हैं? फैट्स रहते हैं। लिपिड्स को फैट्स भी बोलते हैं ना। तो जब हम फैट्स खाते हैं, गुड फैट्स खाते हैं, तो हमें 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी मिलती है। और ये फैट्स हमारे बॉडी में जाके क्या बनते हैं? फैटी एसिड। डाइजेस्ट होकर क्या बनते हैं? फैटी एसिड। ये फैटी एसिड्स का भी बहुत काम है। जैसे ये फैटी एसिड्स की वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बन रहे हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन। अलग अलग टाइप के जो हार्मोन्स है ये फैटी एसिड्स के हेल्प से बन रहे हैं। अब अगर लिपिड्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सर एक्सेस ऑफ लिपिड्स का क्या होता है? ज़्यादा लिपिड्स आ गए तो क्या होता? कुछ नहीं स्टूडेंट्स, excess of lipids are stored where stored कहाँ है? In adipose tissue। एडिपोज टिश्यू हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एडिपोज क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स रहते थे, आपको याद होगा। तो एक्सेस ऑफ फैट्स या एक्सेस ऑफ लिपिड्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो रहे हैं। और ये था स्टूडेंट्स लिपिड्स के बारे में। तो चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड कंपाउंड की तरफ। वो क्या है? विटामिन्स। विटामिन्स तो आपने बहुत सुना होगा, स्पेशली इन दिनों में। ठीक है, विटामिन्स की बात करते हैं। तो हमारे पहले तो देखते हैं विटामिन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन? विटामिन आर हेटेरोजीनियस कंपाउंड्स। सर ये क्या बोल दिया? हेटेरोजीनियस का मतलब होता है बहुत अलग अलग टाइप के। होमोजीनियस मतलब एक टाइप के, हेटेरोजीनियस मतलब अलग अलग। तो बहुत अलग अलग टाइप के जब मॉलिक्यूल्स आके साथ में मिलते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं विटामिन। मतलब विटामिन के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, है ना। हेटेरोजीनियस मतलब अलग अलग, होमोजीनियस मतलब एक जैसे। अगर सारे एटम्स और सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस कंपाउंड। अगर सारे एटम्स और सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के होंगे और उनके मिलने से कोई चीज़ बन रही है, कोई कंपाउंड बन रहा है, तो उसको बोलेंगे हम हेटेरोजीनियस कंपाउंड। तो ऐसा विटामिन है हेटेरोजीनियस कंपाउंड। तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं? विटामिन होते हैं 6 टाइप के। कितने टाइप के विटामिन होते हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ विटामिन। कौन से सर? मैं बताता हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हो गए स्टूडेंट 6 टाइप के विटामिन। अब ये विटामिन भी थोड़े से अलग में हमको पढ़ना है। इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें कुछ रहते हैं फैट सॉल्युबल, कुछ विटामिन रहते हैं जो फैट में डिसॉल्व होते हैं, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन, और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल।
ठीक है, मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो फैट सॉल्युबल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ। फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के, ये सारे हैं फैट सॉल्युबल, मतलब ये फैट में डिसॉल्व होते हैं। और बचे क्या, बचे ये दो बी सी। तो ये जो बी सी है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये कौन से हो गए, ये हो गए वाटर सॉल्युबल, है ना। तो जो 6 टाइप के विटामिन है वो हमारी बॉडी में, विटामिन काम क्यों आता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में काम आते हैं। ठीक है, कितने टाइप के विटामिन, 6 टाइप के विटामिन। कौन से ए बी सी डी ई एंड के। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी फैट में डिसॉल्व होने वाले ए डी ई के। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था याद है ग्लाइकोलिसिस में NADH2, FADH2, तो वो भी विटामिन बी की वजह से बनता है। देखो एक विटामिन होता है विटामिन B2, विटामिन B2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और एक विटामिन होता है B5, ये इसके ही टाइप से, बी के ही टाइप से एक विटामिन होता है B5 जिसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। तो ये दोनों की हेल्प की वजह से बनते हैं FADH2 एंड NADH2। B2 की वजह से, विटामिन B2 की वजह से बनता है, विद द हेल्प ऑफ B2 बनता है FADH2। याद होगा आपको FADH2 का फुल फॉर्म, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये फ्लेविन वर्ड कहाँ से आया, ये वाले राइबोफ्लेविन वर्ड से आया, है ना। और आपको याद होगा ये B5 से क्या बनता है, पहले तो बता देता हूँ, NADH2। NADH2 कहाँ से बनता है, B5 के हेल्प से बनता है। तो NADH2 का आपको नाम याद होगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो निकोटिनामाइड कहाँ से आया, ये वर्ड से आया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो B2 की वजह से बनता है FADH2 और B5 की वजह से बनता है NADH2। कितना इजी, मैं साइड हटूंगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो स्टूडेंट्स जब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फूड कंपाउंड्स की जिसे हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत रहती है, तो देखते हैं उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 65 to 70% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर रहता है बाय वेट। मतलब सेल के अंदर अगर वेट से हम देखो तो वेट में 70% वेट का है, वाटर का वेट है। समझ में आ रहा है। तो हमारी बॉडी में अगर ज़रा सा भी पानी की कमी हो रही है, ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, धूप की वजह से बहुत, हमें पता है ना, इवोपरेशन होता है, हमारी बॉडी से वाटर निकल जाता है। ऐसा अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर लॉस हुआ तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है फाइबर। हमारी बॉडी में फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओट्स से मिलते हैं हमको फाइबर, ओट्स खाते होंगे कभी ब्रेकफास्ट में, तो ओट्स से हमें मिलते हैं, हमारी बॉडी में मिलते हैं फाइबर्स। तो ये फाइबर की वजह से हमें एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन ये फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है विच हेल्प्स इन डाइजेशन। मतलब हम फाइबर लिए तो वो फाइबर क्या करते हैं, फाइबर अगर हमने खाया ना तो हमारी बॉडी में जाएंगे और फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते हमारी बॉडी में। हमने फाइबर जैसा खाया वो फाइबर हमारी बॉडी में वैसा का वैसे ही एक्सक्रीट हो जाएगा। हमारी बॉडी फाइबर को यूज नहीं करती, लेकिन फिर भी फाइबर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज फाइबर हेल्प्स इन डाइजेशन। फाइबर की वजह से डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है, इसलिए फाइबर भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ये चैप्टर का एक पार्ट हो गया खत्म। जो फूड रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड एक जो लाइफ प्रोसेस पार्ट थी वो हो गई खत्म। और यहाँ तक कितना इजी था। इसके बाद चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, वो है सेल डिवीजन। हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, इसी चैप्टर का नया टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसका नाम है सेल डिवीजन। वो चालू होगा नेक्स्ट लेक्चर से। स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जितना हमने पढ़ लिया, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अपनी बुक में उतना रीड करोगे। कोई डिफिकल्टी रहेगी तो लाइव सेशन में मुझसे पूछ लोगे या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लोगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। टेक केयर and goodbye.